ये कुछ सवाल है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल में आपको ये बताना है कि जो तीनों कार्बोकेटाइन दे रखे हैं उनमें से एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है और होमो एरोमेटिक कौन है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है या क्वाजी एरोमेटिक है, ठीक है। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, ठीक है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना। तो आपको यहाँ देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन के आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन आपका क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, साइक्लिक या प्लेनर है। ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। और ये कंपाउंड क्या है, जब आपका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो, इसमें जब आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, वो किस में आता है, होमो एरोमेटिक में, ठीक है। जो ये जो एक आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा वर्टिकली, जिससे इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, होमो एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जो आपको बताना है कि इन तीनों में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। मतलब आपको पेयर दे रखे ए बी, बी सी, ए बी या फिर ए सी, ठीक है। ऐसे आपको पेयर दे रखे हैं, इन तीनों में से कौन से 2 कंपाउंड है जो एरोमेटिक है। तो आपको पता है कि ये कंपाउंड है जो आपका, इसमें क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक हो गया। जबकि ये वाला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं कि इसमें जब हमने ये ऐसे करके करा था, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, NH2 या CH2 हो, किसी ऑक्सीजन को अंदर बना रखा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। और ये आपकी नेप्सिलिन है, जो कि एरोमेटिक है। तो बी और सी आपके क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, इन तीनों का एसिडिटी का ऑर्डर बताना है कि क्या होगा। तो ये आपका क्या था, स्क्वायरिक एसिड था। एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन ये है यहाँ पर, और इसमें भी ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी जब ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल जहां पर होगा वही आपका मोर एसिडिक होगा। तो मोर एसिडिक आपको यहाँ पे देखना है कौन होगा। जब इसमें ये एसिडिटी शो करेगा तो स्क्वायरिक एसिड में क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे आपके, है ना। यहाँ पे आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे थे। ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वही तो रिंग में डीलोकलाइज हो रहे थे। तो इसमें तो क्या आ गई आपकी, एरोमेटिसिटी आ गई थी। स्क्वायरिक एसिड के अंदर क्या आ जाती थी, एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जब एसिडिक नेचर शो करा तो इसमें क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। अब इन दोनों की बात करें कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे स्टेबलाइज है। अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड हो। बट यहाँ पे फर्क क्या आ गया, यहाँ बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी जा सकता है स्टेबल होने के लिए, यहाँ दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है। इस ए कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज आपके दोनों कार्बोनाइल से स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो ए कार्बोनाइल होगा कोई ये इसमें बेंजीन रिंग के साथ में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ये वाला बेंजीन रिंग के साथ में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि एक तो क्या हो गया, बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। एक कार्बोनाइल बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो एक ही अवेलेबल रहेगा इसको स्टेबल करने के लिए। जबकि यहाँ पर दोनों अवेलेबल है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो मोर एसिडिक कौन सा हो गया, ए कंपेयर टू बी में। तब इसको ओवरऑल एसिडिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही वो पहले आएगा। तो सी वाला आपका मोर एसिडिक होगा, सी के बाद क्या जाएगा, ए, और ए के बाद बी, ठीक है। ए और बी का ध्यान रखना था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एसिडिटी आने पे इसमें एरोमेटिसिटी आई, जबकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है दोनों में। बट अब इन दोनों में देखेंगे कि दोनों तरफ तो विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए दोनों में। बट यहाँ पे क्या फर्क आ गया कि यहाँ पर जो एक कार्बोनाइल है वो एक बेंजीन रिंग के साथ में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था। इस वजह से क्या होगा, ए वाला मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू बी से। अब नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि कंपाउंड दैट इज एंटी एरोमेटिक, इन चारों में से कौन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो एंटी एरोमेटिक के क्या कैरेक्टर थे,
प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उनका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आप एक ही कंपाउंड को देखते जाओ। यहाँ पे आपका क्या है, बोरोन है, बोरोन CH। तो ये क्या होता है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, बताया था नहीं कि BH आपका एक तरह के कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रक्चर ये होती और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो आप आराम से बता देते कि भाई ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन के पास भी कितने, 3 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक आप तरह का क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। बोरोन क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि प्लेनर है, साइक्लिक है और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसके पास, जिसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। जबकि ये स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, नॉन प्लेनर हो गई। यहाँ पे भी क्या आ गया, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आ गया, ये भी क्या होगी, नॉन प्लेनर होगी, मतलब बी और सी आपके क्या हो गए, नॉन एरोमेटिक हो गए। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रिंग में, तो डी वाला क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो आपका एंटी एरोमेटिक कौन सा है इसमें से, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज द लोवेस्ट एनर्जी बैरियर फॉर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, के कौन सा कंपाउंड है जिसमें अगर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कराएं तो वहां पे लोअर एनर्जी बैरियर हो। भाई सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कराने के लिए इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो डबल बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा, ब्रेक होगा फिर वो रोटेट होगा तो सिस से ट्रांस बनेगा, ट्रांस से सिस बनेगा। तो जहां पे डबल बॉन्ड वीक होगा वहां पे एनर्जी बैरियर भी क्या होगा, जहां पे इस बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, वो कम होगा, वहां पर ही तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगी। जहां पे रोटेशन बैरियर कम होगा, यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, वहीं पे तो आपका सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा और वहां पे एनर्जी बैरियर भी कम होगा। तो आपको तो यहाँ पे चेक करना है कि डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने पर दोनों में एरोमेटिसिटी कहां पे आ जाएगी, यानी कि आपको यहाँ देखना है कि डबल बॉन्ड रियल है कि नॉन रियल है। अगर आपका डबल बॉन्ड रियल है तब तो उसमें रोटेशन होगा नहीं, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो नहीं पाएगी, यानी कि वहां पे एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। और जहां पे डबल बॉन्ड आपका नॉन रियल है वहां पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्या है, रियल है, तो आप यहाँ पे एनर्जी बैरियर इसका क्या है, हाई है। यहाँ पे बात करेंगे तो इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों में एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है वो क्या है, आपका नॉन रियल है, यानी कि एक्चुअल डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एनर्जी ऑफ रोटेशन हाई होगा। यहाँ पे बात करें तो जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ प्लस, तो 7 मेंबर रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ 5 मेंबर रिंग के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो दोनों में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। सॉरी, यहाँ पे भी रियल है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी रियल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन रियल डबल बॉन्ड है, मतलब ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एडजस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी बैरियर कम है क्योंकि दोनों में क्या आ गया, एरोमेटिसिटी आ गई। तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कराना इजी होगा। जबकि यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ प्लस, तो ये भी आपका डबल बॉन्ड क्या हो गया, रियल हो गया, क्योंकि दोनों में क्या नहीं आ रही, दोनों में ही एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड में रोटेशन बैरियर क्या होगा, हाई होगा। तो सब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्योंकि सी के अंदर जो ये डबल बॉन्ड है वो एक्चुअल डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि दोनों में एरोमेटिसिटी आ रही है डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने पर। तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन इजीली हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो लोवेस्ट एनर्जी बैरियर है वो किसका हो जाएगा, सी का। कुछ और सवाल है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आपके, ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। एक बार आप खुद कोशिश करो इनको सॉल्व करने की, ठीक है। जिससे ये सवाल दे रखा है, कंपाउंड दैट इज नॉट एरोमेटिक, कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमें देखना आता है। अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 7 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं और ये आपका क्या है, एक कार्बोकेटायन है, ठीक है। यहाँ पे सारे कार्बन आपके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, मतलब ये आपका नॉट एरोमेटिक। आपको पूछा क्या, नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन में क्या होगा आपका, यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है। जब आपका कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तब वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। जब आपका कार्बन या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर वो सिंपल है,
मतलब ऐसे नॉर्मल लगा हुआ है, अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, अगर ये ऐसे लगा हुआ है और रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तब ये क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका कार्बन आयन क्या sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि पूरा प्लेनर है, साइक्लिक है, और यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 और 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो वो क्या आ गया आपका एंटी एरोमेटिक में आ गया। तो यानी कि आपका एरोमेटिक कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन आपको मिल ही गया है। बाकी आप सी और डी भी चेक कर सकते हो। आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, बाकी ऑप्शन देख के देख लो कि सी वाला भी क्या है आपका एरोमेटिक, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो सी भी आपका क्या है एरोमेटिक है। डी भी क्या है आपका, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 8 मेंबर रिंग है जहां पे सारे क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि नॉट एरोमेटिक है, वो क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, द कंपाउंड इज, ये आपको क्या दे रखा है, एजुलिन दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा है कि यहाँ पे ये एरोमेटिक है और हैज ए डाइपोल मूवमेंट, एरोमेटिक एंड नो डाइपोल मूवमेंट, नॉन एरोमेटिक एंड हाई डाइपोल मूवमेंट, और एंटी एरोमेटिक एंड नो डाइपोल मूवमेंट। तो आपको बताना है कि एजुलिन में से कौन सा करेक्ट है। तो एजुलिन हमें पता है क्या होती है, एरोमेटिक इन नेचर होती है, और 5 मेंबर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, और 7 मेंबर रिंग में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। तो दोनों में क्या आ जाता है, उससे डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, 0.8 डी बाई होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक एंड हैज ए हाई डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अगर इस सवाल की बात करें, कंपाउंड दैट इज नॉट नॉन एरोमेटिक, कौन सा कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक में कौन आएगा, जो कि असाइक्लिक है, नॉन प्लेनर है और डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो या तो आप ऑप्शन कट करो या आपको सीधा पता है तो सीधा देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आपका साइक्लोऑक्टेट्राइन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया राइट, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोऑक्टेट्राइन क्या होती है, नॉन प्लेनर होती है, टफ शेप होती है, और ये किसमें आती है, नॉन एरोमेटिक में आती है। बट आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है बेंजाइन, बेंजाइन भी क्या होती है, एरोमेटिक होती है, क्योंकि जो ये डबल बॉन्ड है ये तो इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं, तो बेंजाइन क्या हो गया एरोमेटिक, ये क्या हो गई एरोमेटिक। जबकि सी ऑप्शन में क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो किसमें आ गया एरोमेटिक में। क्या बताया था, इस तरह के कंपाउंड में जो ये आउट ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर है इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये क्या आ गया एरोमेटिक हो गया। जो इसका डीलोकलाइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लगा रखा हो या NH2 हो या CH2 हो तो इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया एरोमेटिक में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, साइक्लोऑक्टेट्राइन। अब ये वाला सवाल है, इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, मैच करना है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, कौन सा राइट है। ठीक है, अगर फर्स्ट इस कॉलम ए में बात करें तो आपको देखना है कि साइक्लोऑक्टेट्राइन की रिएक्शन 2 पोटेशियम से करा रहे हैं, जो क्या होते हैं बेसिक नेचर होता है। इसकी रिएक्शन हमने कराई थी तो क्या बनाया था कि जब ये रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है। ठीक है, जब पोटेशियम का एक इक्विवेलेंट पोटेशियम प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैटायन की जगह एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक रेडिकल आएगा। जब दूसरा पोटेशियम प्लस में कन्वर्ट होकर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे एक और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, और ये क्या होता है आपका एरोमेटिक, यानी कि एक ऑप्शन क्या आ जाएगा पी, तो ये आपको क्या बन गया एरोमेटिक बन गया। तो ए क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, ए आपका क्या है एरोमेटिक है। नेक्स्ट में बात करें, ये भी हम कर चुके हैं कि जब साइक्लोऑक्टेट्राइन की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ही क्या होगा H+ का एडिशन होता है, तो यहाँ पे आप H+ जोड़ देते हो तो यहाँ पे क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको क्या बन गया था, होमोट्रोपालियम आयन बन गया था ना। ये आपका क्या बना था होमो एरोमेटिक। जब आपका एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होगा वर्टिकली अबव द प्लेन या डाउन द प्लेन चला जाएगा। तो ये किसमें आ गया था आपका होमो एरोमेटिक के अंदर। तो बी का क्या हो जाएगा आपका एस, होमो एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, चलो सी आपको नहीं पता कि सी के अंदर ये हीट दे रखा है, मतलब पेरिसाइक्लिक करा रहा है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करनी होती है इसमें। ठीक है, बट सी आपको नहीं आता, लेकिन डी में तो पता लगा सकते हो। 4 ऑप्शन में से 3 तो आपको पता ही है। अगर इसमें देखें
तो यहाँ पे भी क्या दे रखे 2 पोटेशियम, जैसे यहाँ पे करा था उसी तरह यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं टेट्रासाइक्लिक सिस्टम के अंदर, ये दोनों जो आपके कार्बन है वो क्या है आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका नॉन हकल पाई बॉन्ड नहीं है। जब ये टेट्रासाइक्लिक एटम के अंदर ये 2 कार्बन एटम आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं तो कोई भी आपका नॉन हकल पाई बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि जितने पाई इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने रखने, उसमें से -1 नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं 8, यानी कि 16 हो गया। 16 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। 16 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं वो किस में आता है एंटी एरोमेटिक में आता है, यानी कि डी का आपका क्या आ जाएगा डी का क्यू आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है सी का क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो आपको अगर जैसे सी नहीं पता था लेकिन बाकी तीनों का तो पता था कि कैसे आपको चेक करना है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अभी फर्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कि कंपाउंड दैट गिव द प्रेसिपिटेशन ऑन वार्मिंग विद द एक्वस AgNO3, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर कौन प्रेसिपिटेट देगा। अब AgNO3 की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमने पढ़ा था कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO3 क्या होता है आपका हेलोजन कैरियर होता है, जहां पे भी हेलोजन दिखेगा उसको वहां से ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता था आपका कार्बोकेटायन बनता था +X प्लस AgX, तो इसी की तो क्या बनती थी PPT बनती थी। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप AgNO3 से कराते हो तो क्या बनता है कार्बोकेटायन बनता है, हेलोजन वहां से रिमूव हो जाएगा तो वहां पे क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज और फिर उसकी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो कार्बोकेटायन बनाना ये आपका क्या था इंटरमीडिएट था, जो ये कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट आपका जितना ज्यादा स्टेबल होगा मतलब उसकी पीपीटी बनने के चांस भी उतनी ज्यादा होंगे। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा तभी तो वहां से वो हेलोजन रिमूव करेगा और आगे प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि आपको देखना है कि इससे बनने वाला जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा कहां पे स्टेबल है, तो प्रेसिपिटेशन भी वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ब्रोमीन को हटा के वहां पे क्या करना है पॉजिटिव चार्ज लगा दो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हो, तो वो क्या करेगा हेलोजन कैरियर होता है हेलोजन को रिमूव करेगा और वहां पे क्या दे देगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर ही आपका प्रेसिपिटेशन फास्ट होगा या तेज होगा या उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। तो आपको देखना है कि कार्बोकेटायन कहां पे स्टेबल है, तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक हो गया, यहाँ पे क्या आ गई एरोमेटिसिटी आ गई, यहाँ पे भी क्या रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि वो रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। बी के अंदर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गए कार्बोकेटायन बनते, और सी में क्या हुआ जैसे ब्रोमीन निकला यहाँ पे पॉजिटिव आया और ये एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो प्रेसिपिटेशन किसका बनेगा सी का, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके ऊपर और आगे मैं सवाल दूंगा अभी, फिर वो आपको खुद करने हैं। कुछ और सवाल है यहाँ पे SbCl5 लिखा हुआ, ठीक है। पहला सवाल है कि द रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज, मोर देन वन करेक्ट है इसमें। आपको बताना है कि रिएक्शन कराने पर कौन सी स्पीसीज जो एरोमेटिक कंपाउंड देगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट है इसमें। तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो हेलोजन कैरियर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हेलोजन कैरियर होते हैं मतलब जो हेलोजन को लेके जाने वाले हेलोजन कैरियर, या तो आपका पोलर सॉल्वेंट हो सकता है कोई भी। पोलर सॉल्वेंट में कौन आएंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, एसिड आ गया, ठीक है, अल्कोहल आ गया, ये क्या होता है पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर भी हेलोजन रिमूव हो सकता है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे AgNO3 पढ़ा हमने, ठीक है, और AgBF4 हो जाएगा, HbX5 हो जाएगा, AlX3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं हेलोजन कैरियर होते हैं, ठीक है। और भी आएंगे इसमें HbX5 मतलब एंटीमनी हैलाइड वाला आ जाएगा, यहाँ पे हेलोजन कोई भी हो सकता है, AlX3 हो जाएगा, बोरॉन फैमिली वाले भी आ सकते हैं, यहाँ पे BX3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हेलोजन कैरियर होते हैं, जहां पे भी हेलोजन दिखेगा वो उसको वहां से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या SbCl5,
जो क्या होता है हेलोजन करियर होगा, यहाँ से हेलोजन रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी स्पीसीज आपकी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया, यानी कि ए ऑप्शन भी क्या है आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट देगा। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी एरोमेटिक होगी। AgBF4 ये भी क्या होता है आपका हेलोजन करियर होता है, हेलोजन को रिमूव करेगा। जैसे यहाँ पे हेलोजन को रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बट ये यहाँ पे क्या बन गया एंटी एरोमेटिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। तो बी ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है COPH। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं C∬OPH, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है। अब NaH क्या होता है आपको पता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन कहां पर है, यहाँ इधर ही तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहीं पर ही तो है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जस्ट आगे वाला हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ये आगे वाला कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा अल्फा हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जस्ट अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या ग्रुप क्या करेगा आपका, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसने यहाँ पे क्या करा बेसिक नेचर शो करा ना, बेसिक नेचर शो करते यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे 3 मेंबर रिंग के अंदर, तो वो क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 मेंबर रिंग के अंदर, ये तो हम पढ़ चुके हैं, जब 5 मेंबर रिंग की रिएक्शन आप सोडियम से कराते हो तो क्या बनता है, सोडियम भी यहाँ पे क्या करेगा इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है 5 मेंबर रिंग के अंदर, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा एरोमेटिक स्पीसीज। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ए और डी ऑप्शन होंगे जो एरोमेटिक स्पीसीज देंगे आपको रिएक्शन कराने के बाद। तो आपको इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है एरोमेटिक का और एंटी एरोमेटिक कौन से कैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ सोलोलाइसिस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। सोलोलाइसिस का मतलब क्या हो रहा है, सोलोलाइसिस मतलब कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर आप कंपाउंड डालोगे तो उसका क्या होगा सोलोलाइसिस होगा, मतलब वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, उसमें रिएक्शन होगी। तो सोलोलाइसिस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने ये कंपाउंड है किसी सॉल्वेंट में डाले तो उसका क्या होगा सोलोलाइसिस। जैसे अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन, उसी तरह सोलोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपको क्या ले रखा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर क्या होगा चाहे आप इसको वाटर में डालो चाहे अल्कोहल में डालो, वहां पे क्या होगा इसका सोलोलाइसिस होगा। तो सोलोलाइसिस के अंदर क्या होगा जो आपका जो ब्रोमीन है वो यहाँ से क्या होगा रिमूव होगा, ब्रोमीन जैसे यहाँ पे रिमूव होगा तो यहाँ क्या बनेगा कैटायन बनेगा। सोलोलाइसिस में क्या होगा, सोलोलाइसिस का मतलब क्या आपने किसी सॉल्वेंट में डाला इसे, सॉल्वेंट में डाल दे इसका क्या होगा सोलोलाइसिस होगा। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, अल्कोहल है तो अल्कोलाइसिस हो जाएगा, अमोनिया तो अमोनोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के चलना है। सोलोलाइसिस का मतलब क्या हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है वो हेलोजन कैरियर की तरह बिहेव करेगा पोलर सॉल्वेंट। तो हेलोजन यहाँ से रिमूव करते यहाँ पे क्या बन जाएगा कैटायन बन जाएगा, और कैटायन आपका जितना ज्यादा स्टेबल होगा सोलोलाइसिस की रेट भी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका कैटायन ही तो बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। जितना ज्यादा स्टेबल आपका इंटरमीडिएट होगा, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, सोलोलाइसिस की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको देखना है कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां पर है। सेकंड वाली स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है ये एरोमेटिक हो गई, फर्स्ट वाली क्या हो गई एंटी एरोमेटिक हो गई, और ये क्या हो गया आपका बेंजेलिक कार्बोकैटायन हो गया। तो मोर स्टेबल कौन होगा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो सोलोलाइसिस की रेट ज्यादा किसमें होगी सेकंड के अंदर, फिर थर्ड में और फिर फर्स्ट में, ठीक है। सोलोलाइसिस की रेट हो जाएगी। अब अगला सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट आर एरोमेटिक। आपको एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनके नंबर बताने की, इन सब के अंदर में से जो एरोमेटिक कंपाउंड उनके नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा पेंटालिन जो कि एरोमेटिक नहीं होता, नॉन प्लेनर होता है इसे नॉन एरोमेटिक। साइक्लोऑक्टेट्राइन ये भी नॉन प्लेनर होता है तो नॉन एरोमेटिक। ये क्या दे रखा है एजुलिन, तो हाँ ये आपका क्या होता है एरोमेटिक होता है। ये वापिस क्या दे दिया हेप्टालिन जो कि नॉन प्लेनर होती है नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे तीन, तो अल्फा हाइड्रोजन का जो रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा वो क्या इस साइड लग रहा है, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा रिंग के अंदर जाएगा, तो रिंग में क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं 5 मेंबर रिंग के अंदर, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया आपका। यहाँ पे क्या है आपका, बेंजीन और पायरोल को जोड़ दिया है, ये बेंजीन अलग थी और पायरोल अलग था, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बोलते हैं, बेंजो पायरोल। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया बेंजो पायरोल, दोनों क्या होती है, एरोमेटिक होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन होंगे उनमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसी जैसे ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसर। यहाँ पे आपको देखना है टेट्रासाइक्लिक सिस्टम के अंदर ये दोनों जो कार्बन है वो अगर आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे दोनों क्या दे रखे, आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड दे रखे, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका नॉन अक्कल पाई बॉन्ड नहीं है, जितने पाई बॉन्ड है उतनी काउंट करने हैं आपको। 7 पाई बॉन्ड है मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, एरोमेटिक के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इसमें नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल 1 2 3 और 4, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपके एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज और आर एरोमेटिक इन नेचर। यहाँ पे भी मोर देन वन करेक्ट है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी स्पीसीज है जो एरोमेटिक इन नेचर है। जैसे कि ये वाला आप एग्जांपल देखें, इसमें आपको क्या करना है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर आपको pyridine देते हैं तो pyridine पता है सबको कि एरोमेटिक इन नेचर होती है, pyridine की यही तो स्ट्रक्चर होती है। pyridine क्या होती है, आपके एरोमेटिक नेचर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, कार्बन यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो आप CH की जगह क्या रख सकते हो, नाइट्रोजन रख सकते हो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन रख दो। इसी तरह आप यहाँ पे भी नाइट्रोजन रख सकते हो। तो जब वो pyridine था तब भी यहाँ पे क्या हो रहा था, एरोमेटाइजेशन हो रहा था। अब आपने CH को हटा के वहां पे नाइट्रोजन लाओगे तो भी वो क्या रहेगा, एरोमेटिक इन नेचर ही रहेगा। और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं इसमें भी, तो ये भी क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है या नहीं है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है या नहीं है, वो कैसे पता लगाओगे आप। कोई भी अगर हेटेरो एटम रिंग में लगा हुआ है, अगर एन यहाँ पे चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, कोई भी अगर हेटेरो एटम है, अगर उसके ऊपर लोन पेयर है और वो डायरेक्ट सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी हेटेरो एटम अगर डायरेक्ट आपके डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो जो उसके लोन पेयर होंगे वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि ये जो लोन पेयर है वो आगे नहीं जाएंगे, यानी कि ये क्या होंगे, लोकलाइज लोन पेयर होंगे, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपका हेटेरो एटम यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आगे, नाइट्रोजन आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आगे, तो जो इसके लोन पेयर होंगे वो आगे डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पता चल गया होगा आपको कि कैसे देखना है कि जो लोन पेयर है वो आगे डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, वो कैसे पता करना है। अगर आपका जिसके ऊपर लोन पेयर है वो एटम अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब जो उसके लोन पेयर होंगे वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अगर वो आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और फिर आगे डबल बॉन्ड है तो वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लोन पेयर सिंगल डबल यानी कि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, लोन पेयर और डबल आ गया यानी कि डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि इन तीनों नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो आपके डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। इसी तरह यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ये इधर जाएगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ आगे दे देगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, और ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब आपके रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कैसे रखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6 होते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें, पॉजिटिव फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो 5 आ जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होंगे, नाइट्रोजन के। तो आप इस O प्लस को नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, जब O प्लस को आप नाइट्रोजन लिखोगे तो इस तरह का इस pyridine के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, तो pyridine क्या होती है, एरोमेटिक, तो ये भी क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर देख देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक है या नहीं है वो देखना है आपको। तो आप अगर यहाँ पे अगर कराओगे डीलोकलाइजेशन, अगर ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, जब ये इधर आएगा तो ये यहाँ पर ही जाएगा, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी स्ट्रक्चर। भाई डबल वाला जो यहाँ पे आपने इस पे क्या करा है, डीलोकलाइजेशन करा के देखा, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये स्ट्रक्चर बन गया और ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे नेफ्थलीन बन गया। नेफ्थलीन क्या होता है, आपका एरोमेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ पे आगे इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एरोमेटिक इन नेचर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। तो आपको करा के देखना है कि इसमें भाई ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। आपने यहाँ पे रेजोनेट, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे की क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने की वो एरोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, दोनों पे क्या है, लोन पेयर लगे हुए हैं, और दोनों ही लोन पेयर क्या है आपके डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर वाला एटम है वो आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पे जो लोन पेयर में इन्वॉल्व होगा तो ये वाले लोन पेयर भी आगे इन्वॉल्व होंगे, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 तो डबल बॉन्ड के और 2 ये लोन पेयर के, टोटल यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक में। और आपको पूछा क्या है कि एरोमेटिक स्पीसीज कौन सी है इसमें से, तो आंसर क्या जाएंगे आपका ए, बी और सी, ये तीनों स्पीसीज क्या है आपके एरोमेटिक, जबकि वो क्या हो जाएगी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अनायन। 2019 नेट में आया था दिसंबर में। ठीक है, तो आपको बेसिसिटी बताने की किस सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ऑर्डर बताना है। बेसिसिटी कहां से शो करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ये सारे कंपाउंड कहां से बेसिसिटी शो कर रहे हैं, जहां पे इनका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से तो यहाँ पे अपनी बेसिसिटी शो करेंगे। तो जहां पे ये नेगेटिव चार्ज आपका अनायन जहां पर इजीली अवेलेबल रहेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि वहां पर बेसिक नेचर उसका उतना ही ज्यादा होगा। सबसे पहले इन दोनों की बात करें, यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में, इन दोनों के कंपेरिजन में, अगर ये ए बी सी और डी है, तो सी और डी की जो बेसिसिटी होगी वो ए और बी से तो कम ही होगी, क्योंकि यहाँ सी और डी में जो लोन पेयर है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। और सी डी की भी बात करें तो सी में जो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं। NO2 यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पैरा पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ एक NO2 था वो सिर्फ पैरा पे लगा हुआ है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो इसका जो विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो ये रेजोनेंस में ज्यादा इन्वॉल्व होगा एनायन कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक NO2 लगा हुआ है। तो बेसिसिटी ज्यादा किसकी होगी, सी और डी में से डी की बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू सी से, क्योंकि सी के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगे हुए हैं जो इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं और उसको ज्यादा रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व करा रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक NO2 लगा है। अब ए और बी की बात करें, ए और बी में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां ज्यादा इजीली अवेलेबल है, बी में या ए में। तो यहाँ पे जो NO2 और साइनाइड दे रखे हैं दोनों में से विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, NO2 का होता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं या माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, NO2 का ज्यादा होता है कंपेयर टू साइनाइड। तो जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस अवेलेबल है कंपेयर टू इस नेगेटिव चार्ज से। तो बेसिसिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, बी की और फिर ए की और फिर डी की। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, बी, ए, डी और सी। तो आपको चेक क्या करना था कि जो आपका एनायन है, एनायन सी तो आपको बेसिक नेचर शो करेगा। एनायन कहां इजीली अवेलेबल है, एनायन वहां ज्यादा इजीली अवेलेबल रहेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो दोनों में एनायन थे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी माइनस आर लग रहा था और यहाँ भी माइनस आर लग रहा था, यहाँ पे माइनस आर ऑर्थो पैरा दोनों पे लग रहा था, तो ये लेस अवेलेबल रहेंगे। जबकि यहाँ दोनों जगह क्या लग रहा था, माइनस आई और माइनस आई लग रहा था। तो माइनस आई वाले इफेक्ट वाले ज्यादा बेसिक नेचर शो करेंगे कंपेयर टू माइनस आर से। फिर इन दोनों माइनस NO2 और साइनाइड में से माइनस आई ज्यादा किसका होता है वो देखना था।
तो ये कुछ एरोमेटिसिटी पे सवाल थे कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है।